मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक कृतिका से पाठ 4 माटी वाली पर। माटी वाली एक कहानी है जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर नौटियाल जी ने इस कहानी के माध्यम से विस्थापन की समस्या को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गरीबों के लिए विस्थापन की समस्या एक बहुत ही कष्टप्रद प्रक्रिया है। लेखक ने इसका बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील तरीके से वर्णन किया है। किसी भी देश की प्रगति के लिए जहां विकास की आवश्यकता होती है, वहीं विस्थापन जैसी समस्या एक गंभीर रूप धारण कर लेती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव वहां के नागरिकों पर, विशेष रूप से गरीब नागरिकों पर पड़ता है। ये सही है कि विकास कार्य रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, किंतु साथ ही बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं। सबसे दुखद तो यह है कि विस्थापन का दंश सबसे अधिक गरीब और कमजोर वर्ग को झेलना पड़ता है। विकास के नाम पर पुरखों की धरोहर, जमीन जायदाद, घर मकान सभी नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा करने के लिए सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया जाता है वह भी पर्याप्त नहीं होता, या फिर कभी कभी उसको मिलने में बहुत समय लग जाता है। गरीबों के लिए तो ये और भी कष्टकार साबित होता है। नई जगह पर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना बहुत ही कठिन होता है। कई वर्षों तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है। आसपास के लोग जहां पर वो आकर बस जाते हैं, वे भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते। नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाने के कारण अनेक गांव, शहर, उपजाऊ भूमि आदि पानी में डूब जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन स्थानों पर रहने वाले लोगों की मातृभूमि छूट जाती है। पुश्तैनी मकान, विरासत सब कुछ नष्ट हो जाता है। विस्थापित दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते हैं। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। यद्यपि सरकार विस्थापितों के लिए पुनर्वास की बात करती है, परंतु ऐसे अनेक विस्थापित होते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति, मकान आदि के समुचित कागज नहीं होते। पुनर्वास अधिकारी बिना वैध कागज के कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। कभी कभी तो विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के नाम पर ऐसी जमीनें उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें न तो सिंचाई की व्यवस्था होती है और न ही वह जमीन उपजाऊ होती है। विस्थापितों को प्राय बंजर भूमि दे दी जाती है। नौकरी पेशा विस्थापितों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। वे अपने परिवार से दूर रहकर सदा चिंता में डूबे रहते हैं। इस प्रकार विस्थापन की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसको हमारी कहानी माटी वाली में बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। विद्यासागर नौटियाल जी की यह कृति संस्मरणात्मक स्मृति कथा है, जिसमें उन्होंने माटी बेचने वाली एक ऐसी औरत के संघर्ष को बड़ी वास्तविकता के साथ दर्शाया है, जो इस काम से अपना और अपने पति का निर्वाह करती है। उस माटी बेचने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाले टिहरी बांध और उसके खिलाफ होने वाली सामाजिक जन आंदोलन से जोड़ दिया गया है। लेखक ने आम लोगों की जागरूकता को बड़े सराहनीय ढंग से दिखाया है, जिसमें आम जनता और उसकी परेशानियां राष्ट्रीय मुद्दों की शक्ल अख्तियार कर हमारे सामने आई है। पर्यावरण संतुलन को बचाने की ये साहित्यिक पहल निर्धनता जैसी अभिशप्त दशा को भी दर्शाती है। इसके अलावा माटी वाली के संपूर्ण व्यक्तित्व से पर्वतीय मिट्टी की सुगंध और सरसता प्रस्फुटित होती है। और इस कहानी को आइए हम पढ़ते हैं, किस तरीके से माटी वाली की कहानी आगे बढ़ती है और क्या क्या उसके जीवन में घटित होता है। टिहरी नगर में इस माटी वाली को सभी पहचानते हैं। इस महिला का प्रतिद्वंदी कम से कम इस धंधे में तो कोई नहीं है। टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा तक नहीं जलता। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए घर में लाल मिट्टी होनी ही चाहिए। मिट्टी बेचने वाली ये औरत नाटे कद की निम्न वर्ग की महिला है। शहर वाले इसे ही नहीं, इसके कनस्तर तक को पहचानते हैं। यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि माटी वाली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। टिहरी नगर के सभी घरों में माटी पहुँचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ माटी वाली करती है। और पहले ज़माने की बात की गई है, यानी कि खाना गैस चूल्हे पर नहीं बनता था, बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर बनता था। और मिट्टी के चूल्हे की लिपाई करने के लिए लोगों को मिट्टी की आवश्यकता होती थी, और साथ ही मिट्टी से बर्तनों को साफ भी किया जाता था। ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है और ग्रामीण अंचल से संबंधित है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हमें मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया जाता है और बर्तनों को आज भी मिट्टी से साफ किया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और माटी वाली का रोटी छिपाने का एक किस्सा हमारे सामने आता है। जब माटी वाली एक घर में माटी उंडेलती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती है।
वह एक खाकर दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है। गरीब बुढ़िया चाय को अच्छा साग कहती है, साग यानी कि सब्जी। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। और ये पंक्तियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती और जो इतनी मेहनत करते हैं, जो सब्जी तक नहीं खा पाते, 2 सूखी रोटियां खाकर अपने पूरे दिन की भूख को मिटा लेते हैं और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होती। चाय के साथ रोटी खाना माटी वाली को कितना आनंद देता है और वो कह उठती है कि चाय एक अच्छा साग है, एक अच्छी सब्जी है। यह पंक्ति और भी मार्मिक हो जाती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। जब बुढ़िया चाय को साग के समान बताती है तो मालकिन कहती है, भूख तो स्वयं में ही एक साग होती है। भूख के समय भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, क्योंकि भूखे व्यक्ति के लिए सूखी रोटियां ही काफ़ी होती है और वो भी बहुत मीठी लगती है। इसलिए पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है, क्योंकि भूख मिटाना अधिक आवश्यक है। भोजन के मिठास की बात तो बाद में की जाती है, 7 पकवानों की बात तो बाद में की जाती है, पहले तो कम से कम भूख तो मिटे। आगे माटी वाली मालकिन को कहती है कि पीतल के बर्तन उसी ने संभाल कर रखे हैं, नहीं तो अब ये किसी के घर में नहीं मिलते। मालकिन उसे पुरखों की गाढ़ी कमाई की सौगात बताती है और कहती है कि इसी कारण वह उन्हें नहीं बेचती। माटी वाली अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कहती है, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, उसका क्या होगा? उसकी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। वह चाय पीकर दूसरे घर में चली जाती है। वहाँ से मिट्टी लाने का आदेश मिला और 2 रोटियां भी मिली। उन्हें भी वह कपड़े के छोर में बांध लेती है। और किसके लिए बांधती है? अपने बूढ़े पति के लिए, जो उसका घर में इंतजार कर रहा होता है। उसका गांव शहर से घंटे भर के रास्ते पर था। सुबह घर से निकलकर माटा खान से मिट्टी खोदकर घर घर पहुँचाने के बाद उसे सुबह से रात हो जाती थी। आज उसके पास कुछ पैसे थे तो सोचा अपने बूढ़े पति को रूखी रोटी नहीं खिलाएगी, इसलिए पाव भर प्याज खरीद लिए ताकि प्याज तलकर रोटी के साथ दे सके। उसके पास न अपना घर है न जमीन है, उसकी झोंपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। इसके बदले उसे ठाकुर के घर बेगार करनी पड़ती है। बेगार एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में आज भी हम देख सकते हैं। बेगार का अर्थ होता है बिना किसी पैसे के किसी के घर में काम करना, मेहनत मजदूरी करना, जो पहले ज़माने में बहुत अधिक होती थी। माटी वाले की रोज़ की यही दिनचर्या थी। रोटियों की गिनती करते और सोचते सोचते वह घर पहुंचती है तो पता चलता है उसका बूढ़ा पति मर चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए एक अधिकारी घर का प्रमाण पत्र बुढ़िया से मांगता है, जो उसके पास नहीं है। उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह खाएगी क्या और जिएगी कैसे। साहब बोला, इसका फैसला कोई और नहीं, वह स्वयं करे। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। इससे शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह सबसे यही कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और इसी मार्मिक पंक्ति के साथ कहानीकार इस कहानी को यहीं समाप्त कर देता है और हमारे मन में अनेक सवाल उभर कर सामने आते हैं। इस पंक्ति में गहरा व्यंग छुपा हुआ है। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर जाता है। लोगों के घर तो बाढ़ में डूबे ही, साथ ही शमशान घाट तक डूब गया। इस पर माटी वाली का कहना कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी झोपड़ी तो पहले ही शमशान घाट बनी हुई है, जहां रोजाना वे लोग मर मर कर जीते हैं। इनके उजड़ जाने पर भला वे कहाँ जाएंगे। विस्थापन या घर उजड़ने की पीड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए प्राण न रहने के समान होती है। तब उसके लिए घर व शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी मानसिक अवस्था से माटी वाली गुजर रही है। माटी वाली मन ही मन सोचती है कि विकास की इस अंत दौड़ में इंसान तो इंसान, मुर्दों को भी जगह नसीब नहीं हो रही है। इसीलिए वह आते जाते लोगों से बस एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कम से कम मरने के बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए। माटी वाली कहानी में हमने देखा, माटी वाली एक कर्मठ महिला है। वह ईमानदार और बहुत मेहनती है, साथ में पतिव्रता है, अपने बूढ़े पति का ख्याल रखती है।
माटी वाली सभी से विनम्रता से बात करती है और इसी गुण के कारण सभी लोग उसको पसंद भी करते हैं, सभी लोगों के बीच में वो लोकप्रिय भी है। माटी वाली के इन्हीं गुणों को हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। माटी वाली कहानी का उद्देश्य हम कह सकते हैं विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है। विस्थापित लोगों के जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार के दुखों का सामना उनको करना पड़ता है, ये बात इस कहानी के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। आर्थिक तंगी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिन लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं होते हैं या आसपास के क्षेत्र में जहां से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई है वहीं पर वो रोजगार करते हैं तो उनके रोजगार के साधन भी छिन जाते हैं, जैसा कि माटी वाले के साथ हुआ। कोरोना समय में भी ऐसे अनेक मजदूर थे जो अपने घरों से बहुत दूर थे और उनके रोजगार के साधन भी छिन गए थे लॉकडाउन की वजह से। उनके साथ किस तरह की समस्याएं आई जो हम टीवी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से जान पाए और उनके दुख को महसूस कर पाए। समाज में अनेक लोग ऐसे भी थे जो आगे आए और उनकी मदद कर सके। इस कहानी के माध्यम से हम जागरूक होते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर कैसे निभा सकते हैं, हम ऐसे लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते, आर्थिक मदद नहीं कर सकते, तो प्रशासनिक अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचा सकते हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पत्र लेखन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में सचेत कर सकते हैं और भी हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनकी मदद के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से अनेक समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, जो कि कहानीकार का मुख्य उद्देश्य भी है। ये थी आज की हमारी कहानी माटी वाली, जिसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। किस तरह की समस्याओं का सामना माटी वाली को करना पड़ा, किस तरह विस्थापन की समस्या हमारे समाज के लिए एक भयंकर समस्या के रूप में हमारे सामने है, जिसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं या किस तरीके से विस्थापित लोगों की मदद की जा सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, साथ में बहुत सारी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। इन समस्याओं के बारे में आप सोचते रहिए। मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, किसी नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।